हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि विटामिन बी जो है वो पानी में घुलनशील है। इसके अलावा जो विटामिन ए है, के है और डी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, तो याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए यानी कि कीड़ा, याद रखिएगा कीड़ा। तो याद रखिएगा ये चारों विटामिन जो है यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि से पूर्ण पाचक रस निकलता है? ऑप्शन आपके सामने है यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी थायराइड या फिर ऑप्शन डी अधिवृक्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय। तो देखिएगा कि जो अग्न्याशय है यानी कि जो पैनक्रियाज है, इससे पूर्ण पाचक रस निकलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, किसके उत्पादन के लिए भूमि आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है जेट्रोफा, ऑप्शन बी मशरूम, ऑप्शन सी यूट्रिकुलेरिया या फिर ऑप्शन डी बीटी कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशरूम। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मशरूम है इसकी खेती के लिए, इसके उत्पादन के लिए भूमि आवश्यक नहीं है। अगर हम बात करें जेट्रोफा के बारे में, तो याद रखिएगा जेट्रोफा एक बायोडीजल फसल है। यूट्रिकुलेरिया जो है एक मांसभक्षी पौधा है, यानी कि ये अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए छोटे सूक्ष्म जीवों को खाता है। अगर आपसे बात करें बीटी कपास के बारे में, तो याद रखिएगा कि बीटी कपास जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसका उत्पादन भारत में होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, ऑप्शन सी विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी विश्व तपेदिक दिवस 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व तपेदिक दिवस 4 फरवरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व तपेदिक दिवस है इसको 4 फरवरी में नहीं मनाते, बल्कि इसको 24 मार्च को मनाया जाता है। और 4 फरवरी को याद रखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है WWF, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी WHO या फिर ऑप्शन डी यूनेस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IUCN। दोस्तों, याद रखिएगा कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है और इसमें संकटग्रस्त जीवों का आंकड़ा रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WWF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जेनेवा में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से। दोस्तों, याद रखिएगा कि अस्तोमा सदगमय जो ये लाइन है इसको ऋग्वेद से लिया गया है। अगर आपसे बात करें गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है, तो इसे भी ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अंग का आकार जे आकार जैसा है? ऑप्शन आपके सामने है यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी छोटी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आमाशय। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो आमाशय है यानी कि जो हमारा स्टोमक है इसका आकार जे आकार जैसा है, यानी कि इसको अगर देखें तो कुछ इस आकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आकार जे आकार जैसा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें HCl अम्ल पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
फ्लाई ऐश प्रदूषक उत्पन्न होता है, आपको बताना है कि जो फ्लाई ऐश प्रदूषक है ये किस परियोजना से उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपके सामने है भूतापीय परियोजना, ऑप्शन बी थर्मल पावर परियोजना, ऑप्शन सी जल विद्युत परियोजना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थर्मल पावर परियोजना। दोस्तों याद रखिएगा कि जो फ्लाई ऐश प्रदूषक है ये थर्मल पावर परियोजना से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन आपके सामने है भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नेपाल है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो मोनाल है। अगला क्वेश्चन, कपास के तंतु किससे बने होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है प्रोटीन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी स्टार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलुलोज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कपास होता है, कपास का जो सेलुलोज होता है वो कौन होता है, तो उसका जो तंतु बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी अरावली की श्रेणी या फिर ऑप्शन डी गंगा का मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो इंडिया के मैप में जो हमारा दक्षिण भारत का ये क्षेत्र है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो इस साइड का जो एरिया है, यहाँ पर जो पर्वतें पाई जाती है उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है, और जो पूरब की ओर पाया जाता है उसे पूर्वी घाट कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो पश्चिमी घाट है, इसी पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मई। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है। ऑप्शन आपके सामने है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है। और याद रखिएगा कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किसी भी भाग से पूर्ण पौधा विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है वसंतीकरण, ऑप्शन बी पांडुरता, ऑप्शन सी टोटी पोटेंसी या फिर ऑप्शन डी रसारोहण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोटी पोटेंसी। दोस्तों याद रखिएगा कि पौधे के किसी भी भाग से पूर्ण पौधा विकसित करने की प्रक्रिया को टोटी पोटेंसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी येलोस्टोन नेशनल पार्क, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी केवलादेव नेशनल पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येलोस्टोन नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिएगा कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो कि अमेरिका में है, ये विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की शक्ति किससे निर्धारित होती है। ऑप्शन आपके सामने है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी पेनिट्रोमीटर, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर या फिर ऑप्शन डी पोटोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेनिट्रोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा कि मिट्टी की शक्ति पेनिट्रोमीटर से मापी जाती है, और याद रखिएगा कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है, तो आपको मैंने बता दिया है। GAP का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है गंगा अफेक्टेड प्लान, ऑप्शन बी गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन सी गंगा एक्शन प्री डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा एक्शन प्लान। दोस्तों याद रखिएगा कि GAP का पूरा नाम गंगा एक्शन प्लान है, और याद रखिएगा कि जो गंगा एक्शन प्लान है इसको 1985 में लागू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यमुना एक्शन प्लान को कब लागू किया गया था, तो 1993 में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, डोल ड्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी सूर्य या फिर ऑप्शन डी उपग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षांश। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी को देखें
तो पृथ्वी के सबसे बीच से भूमध्य रेखा जाती है और भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे जो 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं, इस एरिया के अंदर जो भी पवनीय जो पवन होती है, इस पवन का जो क्षेत्र होता है उसको डोल्ड्रम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने है माही नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कांगो नदी या फिर ऑप्शन डी लिम्पोपो नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माही नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर आपसे बात की जाए तो पृथ्वी में 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो कर्क रेखा को जो नदी काटती है 2 बार, वो कौन सी है? तो माही नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कि अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111.3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 400 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 756 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा कि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का कहवा पात्र किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चीन, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी ब्राजील या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्राजील में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे विश्व का कहवा बागान कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हंगुल मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है केबुल लामजाओ, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दाचिकम नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी मानस नेशनल पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दाचिकम नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हंगुल मृग है इसके लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दाचिकम नेशनल पार्क है। और अगर आपसे पूछा जाता है ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये असम में है। और मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? ऑप्शन आपके सामने है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या फिर ऑप्शन डी सामवेद। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।